some concept and regarding formulae also I have given to you for the exercise for over atomic theories, numericals and concepts. Today I shall discuss the demerits and merits of Bohr's atomic theory. बोर्स एटॉमिक थियरी का जो उपयोगिता है और उसका जो नेगेटिव पक्ष है, डिमेरिट्स है, उस पर ही कुछ डिस्कस होगा मैटर्स। आइए हम देखते हैं क्या इनका विशेषताएं हैं, मेरिट्स क्या है। बोर्स की एटॉमिक थियरी आने के बाद होता क्या है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक्स एटम, या तो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन के जैसा कोई एटम हो या आयन हो, देयर स्पेक्ट्रम विल बी एक्सप्लेन करेक्टली। एक पहला एक्टिविटी निकल गया, दे एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर आयन। तो हाइड्रोजन लाइक कौन सा हो सकता है? हीलियम है, तो हाइड्रोजन के जैसा कब बनेगा? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। लीथियम है तो 3+, सोडियम है तो कितने निकाल दिए जाए? 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो देन जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के जैसा व्यवहार करने वाले आयंस एटम्स के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। मेरिट डिमेरिट भी क्या रहेगी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी का इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। दे डू नॉट एक्सप्लेन द अदर देन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ये हो गया। दूसरा आ गया, दे कैलकुलेटेड, देखिएगा, दे कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला इसमें से अगर निकाला है तो दूसरे पॉइंट्स में आता है, तो आर्यन की वैल्यू निकाल दिया 0.529 n²/z²। तीसरा उन्होंने वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया 2.16 या 19 भी है 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड, कितना? Z/n। चौथा इन्होंने कैलकुलेट कर दिया टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल से इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्स एटॉमिक थियरी दैट ही हैड प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये सारी की सारी कहानी वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर ही आधारित है। अगर वो इलेक्ट्रिकल शेप ले लिया तो ये सारे फार्मूले आपके गलत हो जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मतलब on the other hand, they explain the only s orbital electron. s orbital is spherical in nature. आज के डेट में वो स्फीरिकल ही मानिए आप भी, कल के डेट में वो स्फीरिकल है, वो सर्किल है, तब वो ऑर्बिट है, नॉट ए ऑर्बिटल। इसके बाद कॉन्सेप्ट आपसे ऑर्बिट से ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये परिस्थितियां के कैलकुलेशन इन्होंने कर दिया। On the basis of the Bohr's atomic theory, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी गई। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, कुन, हम्फ्री, ये सारे जो स्पेक्ट्रम आया उसका एक्सप्लेनेशन इनके बेसिस पे किया जा सकता है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही आधारित है। अब रही बात कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा है इसका हम कैसे निकालें, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये ध्यान रखिए कि हम
अब डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले की ही जरूरत है। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 देखें यहाँ से n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, ये ध्यान में रखे रहेंगे, दोनों बराबर नहीं हो सकते। आर रिडवर्क कांस्टेंट है, where R is known as Rydberg constant, Rydberg constant है, Rydberg constant कितना होगा 1.09 into 10⁷ मीटर इनवर्स। Z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर पांच हाइड्रोजन एटम JH is equal to 1, ये पांच हाइड्रोजन एटम के लिए है इतना। ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कितने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो रही है। देन दैट इज R इज इक्वल टू R जेड की जगह 1 हो गया, देन 1 इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हुआ। ये लेम्डा है, लेम्डा क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब इससे चाहेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी चेंज कर सकते हैं। लेम्डा तो वेवलेंथ निकल जाएगी तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं तो देखिए यहाँ से ये न्यूक्लियस है। आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर फुल्ली जो प्लेन होगा उस पर बनाएंगे ये डायग्राम। बना नहीं पाएंगे, जगह ही नहीं है मेरे पास, इस तरफ से हो रही है। That is this. n1 equal to 1 first orbit, 2 second, third, fourth, fifth, sixth, देखिए यहाँ 7 and 8 and more other answers also possible from the nucleus. लाइमन, तो इस सीरीज का पहला हिस्सा है लाइमन सीरीज। तो यहाँ होना क्या है, n1 is equal to 1 और n2 always greater than equal to 2। इस फार्मूले में आप फिट करें तो देन its wavelength is equal to R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, देखें यहाँ से n2 आपका यहाँ हो गया और n2 वेरिएबल है, ग्रेटर दैन उससे ज़्यादा है बट 1 नहीं हो सकता, राइट, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेवरिंग कैसे, एनर्जी ट्रांजैक्शन तो हमेशा अपर से लोअर या लोअर से अपर में होगी, यानी दो ऑर्बिट में होगी। अब यहाँ से हम बात करें तो देखते हैं, इधर से हम निकालें, इधर से निकालते हैं, n2 से n1 में हुआ ये बात दिखता है। फिर यहाँ देखिए दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे है। अब ऐसे ही अगला जो भी अदर ऑर्बिट में हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है वो सीधे आपके इस फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच रहा है, ट्रांजिशन इसी में हो रहा है। तो रीजन क्या पढ़ना है, यूवी रीजन में जो पड़ेगा, ये याद रखिए आप, कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जानना जरूरी है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। एक लाइमन के बाद जो दूसरा आता सीरीज दैट इज बामर सीरीज, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में यहाँ होना क्या है, n2 इक्वल टू, बोले देख लें यहाँ n1 इज इक्वल टू 2 बट n2 इज इक्वल टू ग्रेटर दैन कितना 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तब यहाँ लेके आएंगे n वेवलेंथ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर
वाई। यहाँ ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होती, ह्यूमन आइज इसी के लिए सेंसिटिव है और दैट इज पास इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में है। विजिबल रीजन कहाँ से होगा? 4000 to 7800 एंगस्ट्रॉम है जो हम देख सकते हैं। ह्यूमन जो आई है इसी के लिए सेंसिटिव है। बामर सीरीज यूज फॉर विजिबल रीजन, बी से बामर, बी से विजिबल, याद रखना है। वो पूछ लेगा, 4-5 सीरीज दे देगा, पूछ देगा कि विच वन कम्स इनटू द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में ये कहीं है और वो है बामर। कहाँ से कहाँ के रीजन है? 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की ये रेंज है जो वेवलेंथ है। बाकी अब देखिए यहाँ से क्या क्या और होनी है। दूसरे जहाँ n इक्वल टू 2 में 3 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, 4 से इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है और देखिए आगे की चीजें में ऐसे आ रहा है। ये ट्रांजेक्शन आपके आ रहे हैं और इस ट्रांजेक्शन में जो 3 से 2 में आया, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में, इस लाइन को हम H अल्फा लाइन बोलते हैं। Where H alpha lines pass in the hydrogen spectrum series, when the transition occurs from 3 to 2, orbital number 3 to orbital number 2, then this type of transactions is known as H alpha line। अब इसकी आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? उस वेवलेंथ को यहाँ फार्मूले से निकाल सकते हैं। 1 lambda r is equal to 1/2 स्क्वायर माइनस 1 देखिए 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, अपना निकालिए, इसमें से क्या आएगा? देखिए 9 माइनस 4 5 कितना आ गया? 5/36। ये देखें ये आया। लैम्डा इज इक्वल टू, देन लैम्डा इज इक्वल टू बदल दीजिए इसको 36 डिवाइडेड बाई 5r। ये इतना आपके मीटर, ये अल्फा लाइन का वेवलेंथ है। और कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ जाए वो एक तरह से, अगर आप टेक्निकल प्रॉब्लम हैंडल करना चाहते हैं तो रिजल्ट को कंप्लीट रूप से लर्न कर लीजिए ताकि आप कितने कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बार बार पूछता है कि वेवलेंथ ऑफ द H अल्फा लाइन, वेवलेंथ ऑफ द H अल्फा लाइन 36/5r, आप इसे रिवर्स समझते हैं। इसी तरह से अगर बीटा को निकालना होगा तो बीटा लाइन से H बीटा लाइन देखिए, दैट इज नोन एज H बीटा। ये H बीटा है, H बीटा, और इस तरह से ये H गामा हो गया। और सबका H अल्फा, H बीटा और H गामा का वेवलेंथ इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगला इसके बाद जो सीरीज आ रही है वो सीरीज आपकी होगी कौन सी? लाइमन, बामन। इसके बाद पांचन होगा, पांचन सीरीज। ये पांचन सीरीज क्या होनी है? बस फार्मूले तो वही है, 1 लैम्डा r हो गया और दैट इज इक्वल टू, आप 3 का स्क्वायर करिए माइनस n2 स्क्वायर, बट n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। और जो रीजन पढ़ना है, इस रीजन में जो आएगा वो होगा इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन में है। 3 सीरीज आपके सामने आ गई, UV, विजिबल और IR। ट्रांजेक्शन आप यहाँ बना सकते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ हो गया, ऐसे बनाए इस तरह से। ये आपका लाइमन, बामर, पांचन, ये आपका हो गया पांचन।
लाइवन बामन पास्चन। अगला आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज 1 upon lambda is equal to r, then 4 square minus n2 square, n2 is always greater than equal to 5। देखिएगा 3 नहीं, ये 4 होगा। ये भी आपका जो रीजन होगा वो दैट इज IR रीजन, इंफ्रारेड। IR मीन्स इंफ्रारेड है। पांचवा आपका निकलना है, ये आपको बनाना हो तो फिर 4 ट्रांजेक्शन 4 में हो रहा है। यहाँ से है फिर ये है फिर ये है, ये आपका हो गया ब्रैकेट सीरीज। 4 के बाद 5 नंबर में अगर हम आ जाते हैं, लाइवन बामन पास्चन ब्रैकेट, उसके बाद पूर्ण सीरीज है, पूर्ण सीरीज। मेरे समझ से अगला तो आप बना लेंगे, कहीं दिक्कत है नहीं। 1 upon lambda equal to r, then 1 upon 5 square minus 1 upon n2 square, n2 is always greater than equal to 6। ये भी है आपका फार, IR रीजन में है, ध्यान रखे रहेंगे। सबसे लास्ट वाली जो आती है वो हैम्परी सीरीज है। लेते हैं डिस्कवरी हैम्परी का है, और वहाँ n1 की वैल्यू 6 होगी और n2 की वैल्यू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये होगी तो वो हैम्परी सीरीज आपको मिल जाएगी। ट्रांजिशन आपके सामने आ रहा है, यानी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइट स्पेक्ट्रम की जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक थियरी। बट हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के विषय में नहीं बात है, अभी केवल स्ट्रक्चर के विषय की बात हो रही है कि उसके हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम आ रही है उसकी बात हो रही है, उसके हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही है। इतना तो ये आ गया। अब हमें ये बताएं आप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एनर्जी डिफरेंस है इन बिटवीन द ऑर्बिट, इन ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस का मान मैक्सिमम है, इन एनर्जी ये बता रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे ईच एनर्जी डिफरेंस हैज मैक्सिमम एनर्जी। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2, E4 माइनस E5, E6 माइनस E7। अगर देखा जाए तो ये देख लीजिए, शायद हम फिगर को उसी रिस्पेक्ट में बनाए हैं, इनमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। विच इक्विलिब्रियम शायद हाईएस्ट कौन सा, पहले वाला। ये देखिए मैंने बनाया भी इसीलिए, ये जो गैपिंग है ये एनर्जी डिफरेंस को शो करता है, और फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। कितना होगा, कितना होगा बता सकता है कोई? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 माइनस E1, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये डिफरेंस है? E2 माइनस E1, ये देखिए ये एनर्जी दोनों के बीच कितनी होगी। तो अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ से E2 मीन्स माइनस 30.6 अपॉन n स्क्वायर मीन्स 4 माइनस E1 30.6 upon 1 square, then what is the value of this? बोलिए ये कितना आएगा, निकाल दें।
13.6 माइनस ये प्लस हो गया 13.6 इज इक्वल टू ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसके बीच का डिफरेंस है। मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दे दें हाइड्रोजन को, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, और सेकेंड से थर्ड में जाना होगा तो देन डिफरेंस ऑफ दी थर्ड एंड सेकेंड आप निकालिए, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से थर्ड में होगा। और ये आगे के सारे जो ऑर्बिट्स हैं दे आर वैकेंट, सब के सब खाली हैं। नीचे का ऑर्बिट में डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे ऊपर बढ़ेंगे कम होता जाएगा कम होता जाएगा, कम होते होते कंटिन्यूम रीजन आ जाता है जो दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिट्स, बहुत ही नजदीक जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो वैकेंट है। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में वो वैकेंट है। अब एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन्स यदि आप प्लस 13 यानी माइनस जो 13.6 है, अगर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर आप हाइड्रोजन एटम को दे दें, देन इट विल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गिवन आउट फ्रॉम दी हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम से वो बाहर निकल जाएगा। देन इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का आएगा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, देन इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दे तो वोल्ट आ जाएगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, इस तरह की स्थितियां आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के ओनली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बाकी के केस में नहीं ये फार्मूला होल्ड करेगा। मतलब ये टू डायमेंशन केस है, और इस 2 डायमेंशन के बाद की स्थिति जब आती है बोहर समरफील्ड यानी ये बोह्र का लड़का और समरफील्ड ने बोहर्स ने अपने ही बताया है कि अपने फादर के नियमों को ही संशोधित कर दिया, ये कर दीजिए रॉन्ग घोषित करता है और कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेप्टिकल ऑर्बिटल। माने अंडाकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, नॉट ए सर्कुलर ऑर्बिट। तब इससे क्या होगा, 1990 का नोबेल प्राइज मिलता है, बोह्र समरफील्ड का नया क्वांटम नंबर भी जनरेट होता है जो समरफील्ड ने दिया था, वो हम आगे आपको बात करेंगे। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बोहर साहब ने प्रस्तुत किया 1911 में, अराउंड 100 ईयर्स एगो, उसकी यूटिलिटी उपयोगिता हम आज के 10 महीने पहले समझ लीजिए 2011 में परिचित हुए हैं, 100 साल के बाद। और जब ये आपका एंड्रॉइड सेट नहीं आपके हाथ में था, तो जो भी कैमरा आपने शूट कर रहे थे पिक्चर, वो ब्लैक एंड वाइट में था। तो ब्लैक एंड वाइट का जो पिक्चर है वो जो देने का श्रेय जाता वो बोह्र की एटॉमिक थ्योरी पे है। और वो ब्लैक एंड वाइट जो एक लाइन जो थी, जो आज के डेट में ब्रॉड लाइन थी, वो दैट इज वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के कलेक्शन था, उसका एक्सप्लेनेशन बोह्र साहब नहीं कर पाते, और वो बोह्र और समरफील्ड दोनों ने मिलकर किया। और बोह्र समरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्किल इज द स्पेशल केस ऑफ द एलिप्स। सर्किल जो है, एक वृत्त जो है, वो दीर्घ वृत्त का एक विशेष भाग है। कब व्हेन द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस, देन एलिप्स बिकम्स ए सर्किल, उस केस में वो सर्किल हो जाता है। यानी जो यहाँ पर लाया जाए तो स्थिति यही है कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा है वो अंडाकार है, मतलब अंडे का जो फंडा है वो फंडे का जो अंडा है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उसके आधार पर आप कैलकुलस लॉ फिजिक्स में भी आएंगे और फिर केमिस्ट्री में तमाम सारी चीज़ें
निकल करके आएंगी तो अंडे का फंडा और फंडे का अंडा जरूर आप उसका उपयोग करिए। अगर आपके दिमाग में वो अंडे का फंडा है और जो एलोइस पार्ट है उसको भी आप जज करिए वो कहाँ होगा, जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगा या जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। तो उसकी जो न्यूक्लियस है यानी जो एलोइस पार्ट है दैट इज कॉल्ड फोकस, फोकाई। फोकस तो सिंगुलर फॉर्म है और फोकाई उसका प्लूरल फॉर्म में होगा और फिर वो चेंज करता रहेगा। जैसे पोजीशन चेंज होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, देन पोजीशंस ऑफ द एलोइस पार्ट ऑफ द एग्स विल बी चेंज एंड दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स आल्सो चेंज ड्यूरिंग द revolution of the electrons around the nucleus, that is atom has two foci यानी दो फोकस है उसके अंदर, दो नाभियां हैं। उसी तरह से जैसे आपके प्लेनेटरी सिस्टम में अर्थ रिवाल्व कर रहा है और अर्थ जब रिवाल्व करता है तो दो फोकस उसके हो जाते हैं सन के, एक बार नियरर होगा और एक आपसे फार अवे होगा जो अपोजी और पेरिजी का लाता है ज्योग्राफी के वर्ड में। वो सब केमिस्ट्री का ही हिस्सा है वहाँ पर भी, अगर उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते तो ये हो सकता। अब रही बात, ये तो इम्प्रूवमेंट तो बोर समरफील्ड ने कर दिया बोर के एटॉमिक थियरी में, और उसके लिए मैं बताया उसका डिटेल्स आपको आगे नहीं पढ़ना है, उतने ही एक बोर और समरफील्ड ने काम क्या किया। रही बात हम डीमेरिट्स पे अब आते हैं। जिस वस्तु की जितनी ही अच्छाई होती है, मेरिट होती है, उसके अंदर उतना ही डीमेरिट होती है। ध्यान रखे रहेंगे, आप जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं, बशर्ते हम कौन सी चीज पार्ट को लाइक करते हैं। ये अगर हम अच्छा आप में से निकालना चाहेंगे तो हमको आप अच्छा दिखेंगे, अगर हम बुरा चीज आपका देखना चाहेंगे तो आपको हम बुरा दिखेंगे, आप ही हमको बुरा देखेंगे। ये तो रहा आपके ऊपर कि आपको कौन सा एस्पेक्ट्स को आप लाइक करते हैं, मेरिट्स की डीमेरिट्स, क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना है। दोनों एक साथ नहीं होगा तो न्यूट्रल नहीं होगा, और जब न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा, और निश्चित रूप से जब तक एनर्जी उसकी लॉस नहीं होगी तब तक वो बेचैन है और तब तक वो रिएक्टिव फॉर्म में बना रहेगा। तो हर एक चीजों में दोनों पार्ट्स होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब हमारे ऊपर के हिस्से में है कि हम कौन सी पार्ट को लाइक करते हैं, ये आपके ऊपर है। हर एक चीजों में इस तरह की स्थितियां हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। तो इन परिस्थितियों में आकर के अगर हम बोर्ड की डीमेरिट्स की बात करते तो पहला डीमेरिट्स में तो यही है कि हाइड्रोजन के सिवाय और किसी अन्य का स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही नहीं करता। इस तरह से तो डीमेरिट्स आ गया। दूसरा कि बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट। देखिए वो ऑर्बिट को फिक्स करके बताया कि ये ऑर्बिट तो फिक्स है, कौन सा कि पहला है, ये दूसरा है, इस तरह से तीसरा है, दैट इज फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट बोर साहब रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि आगे जब चल करके जब ये फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट आता तो ये जो है विड्थ लाइन जो है स्पेक्ट्रम की, जो हम अगर आप बात करें n1 = 1 और n2 = अगर 2 पे, तो ये जो स्पेक्ट्रम जिसका बड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर अलाइनमेंट, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुल और हार्मोनिक सारी चीजें हैं, इसलिए वो ब्लैक दिखता था और कलरफुल नहीं था। ये आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसकी DPI बड़ा कम थी। DPI समझते हैं कि नहीं? जो आप पिक्सल कैमरा लेते हैं, कैमरेज फोटोग्राफ लेते हैं, उसमें लिखा है 8 पिक्सल 4 पिक्सल या जो कुछ भी है, तो ड्राफ्ट पर इमेज जो भी बन रहा है वो बड़े कम थे, यानी विजिबिलिटी नॉट वेरी शार्प, वो शार्प नहीं थी। अब वो शार्प नहीं थी तो वो जब सर्कुलर ऑर्बिट माना गया था तब था ये। बाद में ये देखा गया कि जैसे ये इसका शेप यानी एलिप्टिकल हो जाता है, अंडाकार कक्षा में होता, तब वो जो लाइंस जा रही थी स्पेक्ट्रम की वो दैट इज स्प्लिट कर गई, और स्प्लिटिंग में उसने उस ड्यूरेशन में यानी फर्मी और डिराक के साथ जीवन साहब ने काम किया। जीवन साइंटिस्ट रहा,
इसको भी नोबेल प्राइज मिला जीवन। जीवन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बोर्स की एटॉमिक थियरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। वो क्या है, सबसे चीजें जाने कि जो स्पेक्ट्रम यहाँ आ रहा था, जीवन साहब ने यहाँ और इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, एन और एस लगा दिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आ रही थी, तो देन इट विल बी स्प्लिटेड इनटू द नंबर ऑफ द लाइंस। जो ट्रांजिशन हो रहा था ना, वो सब अलग अलग, जो एक में दिख रहा था ऐसे, वो आपको अलग अलग दिखाई देने लगा। यानी ये कह लीजिए कि अब जो है, जो ब्लैक कलर की जो कैमरे से फोटोग्राफ थे, अब वो कलर में आने लगे। इस तरह की स्थितियां आने लगी। जो कलरफुल आपको पिक्चर्स मिल जाते हैं, वो सारी कहानी यहीं से है। इस तरह से यानी जो पिक्चर ट्यूब हमारा रहा, पता नहीं आपको पिक्चर ट्यूब का कंसेप्ट खत्म हो गया, TFT आ गया, LCD आ गया, नहीं तो उसमें पिक्चर ट्यूब लगी रहती थी। पुराने टेलीविजन में आप देखेंगे पुलिस ट्यूब में, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल में, दो वर्टिकल है दो हॉरिजॉन्टल, जहाँ से वो स्पेक्ट्रम स्प्लिट करता है। तो इमेज फॉर्मेशन उस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर आपका शो होता है, उस पर्दे के ऊपर, तब वो कलर पिक्चर्स फिर बनती है। यानी जीवन साहब के आने के बाद जो ये स्पेक्ट्रम लाइन है, वो स्प्लिट करके, यानी स्पेक्ट्रम को और हाइपर फाइन करके ले आया गया। तो इसका